वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भेदभाव वाले विपक्ष के आरोपों का संसद में दिया जवाब। कहा, बजट में किए गए प्रावधानों से सभी राज्यों को मिलेगा लाभ। रोहतक की सुनारिया पुलिस अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। मार्च पास्ट के बाद जवानों को कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने की दिलवाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। कहा, सरकार और किसानों के बीच समाधान के लिए बनेगी विशेष समिति। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने और कड़ी निगरानी की दी हिदायत। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार पर बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव करने और 2 राज्यों को प्रमुखता देने के आरोप लगाए हैं। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि बजट भाषण में किसी राज्य का जिक्र न होने से ये मतलब कतई नहीं है कि इस राज्य के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार सभी राज्यों का ख्याल रखा जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर इस मुद्दे पर जनता को भटका रही है। कुछ राज्यों में खनिज ज्यादा हैं, तो किसी राज्य के विकास के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए उनका जिक्र किया गया। That I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया है। नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए बजट में अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इससे रेलवे की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवेज। इस एलोकेशन का बड़ा हिस्सा सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। 1,08,000 करोड़ सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है, जैसे पुराने ट्रैक्स को रिप्लेस करके नए ट्रैक लगाना, सिग्नलिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स करना, फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना, 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का, और उसके बाद में और फैसला लिया गया कि 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच मैन्युफैक्चर करने का सैंक्शन किया गया। वैष्णव ने कहा कि कुल बजटीय आवंटन में से 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटित की गई है। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 10 वर्षों में लगभग 5 लाख नौकरियां दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण एक बड़े रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। 4,11,000 जॉब्स दिए गए थे रेलवे में, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फर्स्ट और सेकंड टर्म के 10 साल में मिलाएं तो अबाउट 5 लाख जॉब्स दिए गए, यानी यूपीए से सिग्निफिकेंटली ज्यादा, करीब 20% ज्यादा जॉब्स दिए गए। उसके बाद में बहुत बड़ा डिमांड एक आता था कि एक एनुअल कैलेंडर बने रेलवे में एम्प्लॉयमेंट का। तो वो एनुअल कैलेंडर पिछले फरवरी में पब्लिश हुआ, और उसके हिसाब से करीब करीब इस वर्ष 40,000 के आसपास का अब तक का सारा जो प्रोसेस चल रहा है
एक एक करके नोटिफिकेशन आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की हर कैटेगरी के, तो एक मेजर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव भी चल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पेश हुए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला है। ये आम बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। उन्होंने बजट में की गई पहलों का स्वागत करते हुए कहा कि फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में दलहनों व तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने और उनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने से छोटे उद्यमियों को फायदा होगा। बजट में रोजगार से जुड़ी 3 नई योजनाओं की घोषणा से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय बजट में इस बार किस वर्ग को क्या मिला? नौकरी पेशा से लेकर सेवानिवृत्त कर्मियों और व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या रहा खास? इस पर यमुनानगर के आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विशेषज्ञों ने भी बजट पर अपनी राय पेश की। बजट में आम लोगों के लिए किए गए प्रावधान से लोग खुश नजर आ रहे हैं। हर सेक्टर के लिए अलग बेनिफिट्स दिए हैं, हर सेक्टर को अलग वो दिया गया है और स्टेट वाइज ये मेरे को लगा बजट ज़्यादा एम्फेसाइज था कि स्पेशली बात कर रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश की, तो उस पर ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है और मतलब हर सेक्टर के लिए अलग है। सैलरी क्लास के लिए बात करें तो उनको बेनिफिशियल लगेगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बात कर ले तो उनके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है। इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो जो न्यू स्कीम में सैलरीड पर्सन है उनको नियर अबाउट 17,500 का बेनिफिट होगा टैक्सेशन में, और अदर देन सैलरी उनको नियर अबाउट 15,000 के आसपास टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। कुछ सेक्टर्स ने टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एसटीटी। तो मैडम ने बजट को बैलेंसिंग रखा है, एक हाथ से दिया है और एक हाथ से लिया है। इस कोर्स से सभी बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। जो ये गरीब परिवार से बच्चे हैं उन सबको नौकरियां दी जा रही हैं और उनका यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हो रहा है। जो बजट पेश हुआ है वो हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा आया है। अब हम सब बच्चों को नए रोजगार मिलेंगे और बहुत अच्छे बजट पर मिलेंगे। आज जो नया बजट पास हुआ है उसमें स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने नए नए अवसर प्रदान किए हैं। हम स्किल डेवलपमेंट के अंडर ही कोर्स कर रहे हैं, इससे हमें रोजगार के नए नए अवसर प्रदान होंगे। विवेक वाला, संतुलित और विकास वाला बजट है। विवेक वाला इसलिए क्योंकि जो वित्तीय घाटा है उसको 4.9% पे रखने का टारगेट किया गया है, जो कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। संतुलित इसलिए कि इसमें प्रायोरिटीज़ को फिक्स किया है। वित्त मंत्री ने 9 बिंदु दिए हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज सेक्टर है, अर्बन डेवलपमेंट है, नेक्स्ट जनरेशन की जो उसमें बात की गई है
तो ये सभी चीज़ें जो हैं देश को बहुत आगे लेकर के जाएंगी। और ख़ास करके एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया है और उसमें भी उत्पादकता के ऊपर और रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, जिसका हर फार्मर को फ़ायदा होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित पासिंग आउट परेड में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद 1265 जवान हरियाणा पुलिस में शामिल हो गए हैं। जवानों को कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने की शपथ दिलवाई गई। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली। पिछले वर्ष 1 सितंबर से प्रशिक्षण आरंभ हुआ था। इस दौरान इन जवानों को एक ओर जहां आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया, वहीं कानून, अन्वेषण, साइबर अपराध, स्मार्ट पुलिसिंग और योग आदि के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जवानों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनकी हौसला अफजाई की और हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज से जवानों की असली जिम्मेदारी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस की ड्यूटी चुनौती भरी होती है। उम्मीद है कि सभी जवान मेहनत और लगन के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार हरियाणा पुलिस को अग्रणी बनाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस में आधुनिक तकनीक शामिल की गई है। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दिए जाने का दावा किया। उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं ऐसे जवानों के बीच में, जो सरकार ने जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी की है, बिना पर्ची बिना खर्ची के, ये हजारों युवा साथी जो हरियाणा पुलिस के अंदर सेवाएं देंगे, मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा पुलिस की ताकत और बढ़ेगी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में कहा कि हरियाणा में भर्ती रोको गैंग सक्रिय है। कभी भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है तो ये गैंग अदालत का रुख करता है, लेकिन इसके बावजूद पारदर्शिता तरीके से युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। पूरा प्रयास करते हैं, उनके पीछे ताकते हैं। कौन है वो? ताकते हैं जो सभी को उसके बारे में मालूम है कि वो लोग कौन है कौन नहीं है। ये भर्ती रोको कौन, कोई भी भर्ती निकलती है सबसे पहले कोर्ट के दरवाजा खटखटाते हैं। परंतु फिर भी मैं सरकार को इसके लिए अप्रिशिएट करता हूं कि हर बच्चा, चाहे भर्ती गैंग कितना भी वो प्रयास कर ले, बिना पर्ची बिना खर्ची ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर, आज गरीब का परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार में सर्विस लगता है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि योग्यता के आधार पर पूर्ण रूप से पारदर्शी भर्ती की गई। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों के राशन और वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि अपराधों से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महिला सुरक्षा की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। कानून, अन्वेषण, साइबर अपराध, स्मार्ट पुलिसिंग, महिलाओं, बच्चों एवं समाज के कमजोर वर्ग के साथ संवेदनशील व्यवहार, नागरिक हितैषी दृष्टिकोण, योग, ड्रिल आदि सभी विषयों के साथ साथ आधुनिक हथियारों के परिचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इनको कानून एवं व्यवस्था ड्यूटियों का भी फील्ड प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति में खरीफ 2024 से रबी 2025-26 की अवधि के लिए बीमा कंपनियों के चयन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए प्रीमियम के रूप में लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। किसानों को मात्र 1 से 1.5% प्रीमियम देना होगा। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देंगी। समिति की बैठक में कुल 1970 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 एसी तथा 500 नई सामान्य बसों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इन बसों की खरीद पर लगभग 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी।
पिछले कई महीनों से अंबाला के पास बंद शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। यहां पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं। कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में पंजाब हरियाणा सरकार से सुझाव मांगा है। यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क उनकी मांगों का व्यवहारिक समाधान निकालेगी जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में हो। इससे पहले कोर्ट ने हरियाणा सरकार को सभी बैरिकेड्स हटाने का आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। पिछली सुनवाई में हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। इसके बाद सुनवाई को 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। शंभू बॉर्डर अवरुद्ध होने के कारण अंबाला के छोटे छोटे और बड़े व्यापारियों समेत आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गौरतलब है कि शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। साथ ही किसानों और पुलिस के बीच टकराव भी हो चुका है। ये बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का ये आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। वहीं किसान अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कंक्रीट की दीवार से बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कल पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में सभी पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो और कानून व्यवस्था सुचारू रहे। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग से लेन बनाई गई है। श्रद्धालुओं के रात्रि ठहराव के लिए स्थापित शिविरों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि कांवड़ लाए जाने वाले सभी मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थानों तथा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों पर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे पेट्रोलिंग हो रही है। टोल आदि पर भी सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं तथा टोल कर्मियों के बीच किसी प्रकार का विवाद न हो। यात्रा में महिला श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस स्टाफ की विशेष तौर पर ड्यूटी लगाई गई है ताकि उनके साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं न हों। ऐसे असामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखी जा रही है जो कांवड़ियों के भेष में सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के आतंकी हमले एवं सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले संवेदनशील धार्मिक स्थानों पर किसी प्रकार का झगड़ा अथवा सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में किसी भी प्रकार के अवैध हथियार साथ में लेकर चलने की अनुमति नहीं है। हिसार में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड नैब ने A+ ग्रेड दिया है। इससे पहले विश्वविद्यालय लगातार A ग्रेड हासिल करता रहा है। विश्वविद्यालय ने ग्रेडिंग के 4 में से 3.52 अंक प्राप्त कर ये कामयाबी हासिल की है। HAU के विभिन्न महाविद्यालयों एवं उनमें चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों को भी 5 साल की मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि पर कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि ये A+ ग्रेड हरियाणा राज्य और विश्वविद्यालय के शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारियों और विद्यार्थियों की प्रतिभा व किसानों की मेहनत का परिणाम है। कुलपति ने कहा कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि अनुसंधान, पठन पाठन व किसानों की सेवा में पूर्ण सहयोग करे। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड नैब की ओर से A+ ग्रेड दिया गया है। सभी के लिए ये खुशी की बात है और ये ग्रेड तभी मिला है क्योंकि चाहे बुनियादी ढांचे की बात हो, चाहे उत्तम शोध की बात हो और शिक्षण की बात हो, आधारभूत सुविधाओं की बात हो और विश्वविद्यालय में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और नई जो खोज हैं, तकनीकें हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने की बात हो, उसमें विश्वविद्यालय के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। इसीलिए ये ग्रेड विश्वविद्यालय को दिया गया है और भविष्य में भी विश्वविद्यालय का यही प्रयास रहेगा कि वो किसानों की सेवा में, पठन पाठन में और अनुसंधान गतिविधियों में अपना पूर्ण सहयोग दे।
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से किसानों को गुलाबी सुंडी के प्रकोप को कम करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गुलाबी सुंडी के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए प्रबंधन फसल को चुनने के समय ही करना पड़ता है। कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के 40 गांवों में कपास की फसल पर सर्वे भी किया गया है। 40 से अधिक गांवों में इसका सर्वे भी किया गया है ताकि किसानों को समय पे इसके बारे में जो हम बता रहे हैं उसके लिए और अधिक गति से हम कार्य करें और इसी दिशा में कृषि विभाग के अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी लगातार किए जा रहे हैं ताकि किसान अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग ना करे। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से कल इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेवी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ये साबित करने का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी हुई और इसके संचालन में प्रणालीगत खामियां थी, जिससे इसकी शुचिता भंग हुई। दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अंत में सत्य सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दोषमुक्त संगठन बनाने के प्रति भी समर्पित है। नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा एजेंसी को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्रित की है तथा विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये की निंदा की और आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारतीय शिक्षा प्रणाली पर संदेह जताकर देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे वरिष्ठ किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के संस्थापक गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने कल यमुनानगर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पूरे हरियाणा में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव होगा, वहां भी प्रत्याशी खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और जजपा को छोड़कर अन्य दलों से समझौते का विकल्प खुला है। अगर सम्मानजनक समझौता होता है तो हम चुनावी गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में बैठकें की जा रही हैं, आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं। हम जल्द ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने राजनीति के शुद्धिकरण के लिए पार्टी बनाई है ताकि लोगों को अच्छा शासन दे सकें। बनाई है और जो हरियाणा में आगे विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव लड़ेंगे और पंजाब में जो 4 सीटों का उपचुनाव है वो भी लड़ेंगे। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से विकल्प खुला रहेगा, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के। और अगर किसी से समझौता होता है, सम्मानजनक होता है तो अच्छा है, और नहीं होता है तो 90 की 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। जब हम काम करके दिखाएंगे फिर विश्वास बढ़ेगा। क्यों? आज तक जितने राजनेता सत्ता में गए हैं वो गए जाने के बाद लोगों को भूल गए, उनके तो मलाई याद रहेगी। लेकिन हम तो प्रैक्टिकल दे रहे हैं कि पिछले 32 साल से लड़ रहे हैं और जो पहले प्रैक्टिकल दे चुका हो, हमारे साथ के बहुत से बाकी लोग भी हैं जो जिन्होंने घर भी भरे हैं, हमने तो अपनी ज़मीनें बेची हैं। तो लोगों को विश्वास है और लोग विश्वास से लगेंगे। पेरिस ओलंपिक शुरू होने में अब बस 2 ही दिनों का समय रह गया है। इस बार भारत के को ओलंपिक दल में हरियाणा से 4 मुक्केबाज मिले हैं। ऐसे ही एक मुक्केबाज हैं भिवानी जिले के गांव बड़ेसरा की 20 वर्षीय प्रीति पंवार, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वर्ष 2017 में मुक्केबाजी शुरू करने वाली प्रीति पंवार मात्र 6 साल के अपने छोटे से मुक्केबाजी कैरियर में ओलंपिक तक पहुंचने में सफल रही। इसके पीछे उनका मुक्केबाजी के प्रति अटूट समर्पण, अथक मेहनत और परिजनों का सहयोग शामिल है। प्रीति पंवार के परिजनों के साथ देशवासियों को भी उनसे पूरी उम्मीद है कि वे मेडल लेकर लौटेंगी। प्रीति पंवार के चाचा व कोच विनोद ने बताया कि प्रीति पंवार रोजाना 6 से 9 घंटे तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करती रही हैं तथा अपनी डाइट का ध्यान रखने के साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान बॉक्सिंग रिंग में घंटों बिताए। उन्होंने 14 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी।
उसकी संघर्ष है, जो मतलब उसकी स्पिरिट है, लड़ाई है ज़िंदगी की, वो बहुत लाजवाब है। और हमें लगता है कि नॉर्थन में जो मेडल का सूखा है वुमेन्स का, वो प्रीति ही ख़त्म करेगी। हमें पूरा भरोसा है कि पेरिस ओलंपिक में प्रीति ज़रूर गोल्ड मेडल लेके आएगी, क्योंकि वो बहुत हार्ड मेहनती है और उसका सिर्फ एक ही एम है दिन रात, बस ओलंपिक मेडल दिलाना देश को। रेस्ट, डाइट और ट्रेनिंग, हमें 9-9 घंटे तक वर्कआउट किया है। वीक में मानो हमें 55 से 60 घंटे तक ट्रेनिंग की हुई है। प्रीति पंवार के परिवार में उनके दादा परदादा जहां पहलवान रहे, वहीं उनके पिता सोमवीर कबड्डी के खिलाड़ी रहे। उन्होंने 2019 में नेशनल स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2021-22 में खेलो इंडिया में सिल्वर व गोल्ड मेडल जीता। वह 2 बार राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। प्रीति पंवार 2021 के एशियन खेलों में सिल्वर मेडल, चाइना में हुई 2022 की एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल ले चुकी हैं। नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं और फिर ना इस करने के बाद एक घर में जब ये हो गया भाई इसका चाचा इसका कोच रहेगा, तो उसके लिए हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई, क्योंकि बच्ची को बाहर भी नहीं जाना पड़े। तो उसके साथ वो यहाँ 2017 में स्टार्ट किया था। उम्मीद तो यहाँ जी गोल्ड तो है, ये सोच के चलेंगे अगर अच्छा परमात्मा ने ठीक रखा, फिट रखे बच्चे, तो अब की बार भिवानी में जैस्मिन और ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो उम्मीद करेंगे एक बार गोल्ड लेके आए। देसी खाना, खीर, चूरमा, दाल, यही खाना पसंद है अपना। मैंने तो जीवा बहुत करा है, सुबह 3-4 घंटे सुबह जाओ है, शाम ने 3-4 घंटे, खूब मनता मेहनत कर रही है कि मेहनत रंग लाई है भी राग भी लाओगी जी। बहुत डिसिप्लिन्ड और अपने स्पोर्ट को लेके, बॉक्सिंग को लेके भी वो बहुत ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ खेलती है। उम्मीदें भी हमें उससे बहुत हैं और पूरा विश्वास है कि वो उन पे खराबी उतरेगी, हम सबका नाम रोशन भी करेगी। भारतीय कुश्ती दल देश को पदक दिलाने के लिए तैयार है। इस बार ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सबसे ज्यादा पदक कुश्ती में ही हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत ने 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। 2008 ओलंपिक के बाद से भारत ने अब तक सभी ओलंपिक में कुश्ती में मेडल की आशाओं पर खुद को खरा उतारा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। ये है खेलों का महासमर। गोल्ड मेडल पर है हर एक खिलाड़ी की नजर और इसी कड़ी में एक नजर है भारतीय पहलवानों की। ओलंपिक में कुश्ती से हरदम बड़ी उम्मीद रहती है। ये उम्मीद पिछले प्रदर्शन के आधार पर इस बार और भी ज्यादा परवान चढ़ी है। भारतीय पहलवानों की बात की जाए तो इस बार भारत के 6 पहलवान ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करेंगे। इन 6 पहलवानों में से 5 महिला पहलवान हैं, जबकि पुरुष पहलवानी में सिर्फ एक नाम अमन सहरावत का है। तो आइए जान लेते हैं कौन है ये पहलवान जिनसे इस बार पदक की उम्मीद देश को रहेगी। अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में पेश करेंगी चुनौती। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में, अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में, रितिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग में, निशा दहिया 68 किलोग्राम भार वर्ग में और अमन सहरावत पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती को ओलंपिक में सामने रखेंगे। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। अंतिम पंघाल 2 बार की अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक विजेता हैं। अंतिम अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट के नाम 3 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल हैं, जबकि 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं और 1 एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक है। विनेश दुनिया भर की दिग्गज पहलवान को हरा चुकी हैं। अंशु विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं, राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता हैं और एशियन चैंपियन भी हैं। इस खिलाड़ी के करियर का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रितिका हरियाणा के रोहतक से आती हैं। इस खिलाड़ी ने 76 किलोग्राम भार वर्ग से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इस पहलवान की सबसे बड़ी ताकत उनका हुनर और खुद पर भरोसा है, जिसके दम पर ये खिलाड़ी खुद को आगे बढ़ाते हुए देखना चाहती है। निशा दहिया ने विश्व ओलंपिक क्वालिफायर में अपनी लोहा का प्रतिभा मनवाकर पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाया। निशा ने एशियाई चैंपियनशिप में रजत और विश्व अंडर 23 चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया।
अमन सहरावत वो पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक ट्रायल में 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया को शिकस्त दी। वैसे अमन ने साल 2022 के एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद अमन ने अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। जनवरी 2024 में उन्होंने जागरेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।